पिछले टर्न पर हम लोगों ने कुछ 2 एग्ज़ाम्पल का प्लान किया था कि करेंगे, लेकिन उस वीडियो में हो नहीं पाया था। तो आज आइए इस वीडियो को जो है देखते हैं, जिसमें इन प्रॉब्लम्स को हम टच करने जा रहे हैं। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल नंबर 26 में जो है ए पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेज 7 माइक्रोकूलम and -2 माइक्रोकूलम and with no external field placed at -9 centimeter 00 and +9 centimeter 00 respectively. B part, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? Suppose the same system of charges is now placed in an external electric field. E is equal to E into 1 by R square. E is equal to 9 into 10 to the power 9 centimeter to the power -2. What would be the electrostatic energy of the configuration? ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दो चार्जेज है। Q1 इज इक्वल कितना है 7 माइक्रो कूलाम, तो इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। Q2 कितना है -2 माइक्रोकुलाम, तो इसको -2 इंटू 10 टू पावर -6 कुलाम कर लिया। आर कितना है 18 सेंटीमीटर है, मतलब 0.18 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप देखिए दोनों पॉइंट चार्जेस कहाँ उपस्थित हैं, एक्स एक्सिस पर उपस्थित हैं। देखिए वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जीरो, केवल एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो एक्स के निगेटिव साइड में 9 सेंटीमीटर पर पहला वाला चार्ज है और पॉजिटिव साइड में जो है 9 सेंटीमीटर पर दूसरा चार्ज है। तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसी से ये 18 सेंटीमीटर आया है। और आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, U इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख दिया गया, Q1 और Q2 की वैल्यू रख दिया गया और हल किया गया तो ये -0.7 जूल के बराबर आ गया। ठीक है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है इतने के बराबर आ गया। अब अगर सिस्टम को सेपरेट करना है तो पूरे सिस्टम की एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। ऑलरेडी सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो इतना ही अगर प्लस एनर्जी अगर दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो तो तब थी जब सभी पार्टिकल्स उसके कहाँ हों, इनफाइनाइट पर हों। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर तो वर्क डन इज इक्वल टू potential energy of the system at infinite minus the potential energy at the present position। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर जीरो है, प्रेजेंट पोजीशन पर कितना -0.7, तो दैट इज इक्वल टू +7 जूल होगा। तो इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्या है सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में क्या है कि सिस्टम को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वेरी कर रहा है, ए इंटू 1/r²। ठीक है, पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस थे, एक दूसरे से कुछ सेपरेटेड थे। ठीक है ना, लेकिन अब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया गया। तो एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही रखेंगे क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड क्या हो गया, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेज विद द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो, और आपस में जो इंटरेक्ट करेंगे उसके कारण जो एनर्जी आएगी वो, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए अगर R1 पोजीशन पर पोटेंशियल VR1 है और R2 पोजीशन पर पोटेंशियल VR2 है, तो वहाँ पर अगर चार्ज Q1 रखा गया है तो ये इसका एनर्जी कितना होगा, Q1 इंटू VR1। और R2 पर अगर जो है चार्ज Q2 रखा गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q2 इंटू VR2। आपस में उनके इंटरेक्शन के कारण कितनी एनर्जी आई, इतनी के बराबर आई। तो अगर इसको रख दिया जाए, है ना, यहाँ पर एक चीज़ का उपयोग किया गया है, V इज इक्वल टू डी ई बाई V इज इक्वल टू -dE/dr का उपयोग करके। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है A इंटू 1/r² दिया हुआ है, तो आप उसका निगेटिव डेरिवेटिव निकाल लीजिए तो R के साथ वहाँ पर पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है,
तो पोटेंशियल एट द R1 पोजीशन इज इक्वल ए बाई R1 हो जाएगा, पोटेंशियल एट द R2 पोजीशन ए बाई R2 के बराबर हो जाएगा। आपस में इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल इतना हो जाएगा, रख दीजिए Q1 की वैल्यू रख दीजिए ए बाई R1 0.09 है। ये यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, ओके। और ये जो है जो ये इंटरेक्शन एनर्जी तो इतनी आई थी, तो अब नाउ यू सी दैट ये 50 माइनस 0.7 इज इक्वल 49.3 जूल के बराबर हो गया। सिस्टम के पास जो अब टोटल एनर्जी है वो 49.3 जूल के बराबर है, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल 31 में देखा जाए। 4 चार्जेज आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड स्मॉल डी एज शोन इन द फिगर 2.36। पॉइंट नंबर 1, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। Second, a charge Q naught is brought to the center E of the square, the four charges being held fixed at its corners. How much extra work is needed to do this? यहाँ पर चार जो है चार्जेस हैं, एक का स्क्वायर के कॉर्नर पर, स्क्वायर की साइड लेंथ कितना भी है डी के बराबर है। ए पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, बी पर कितना है माइनस क्यू, सी पर कितना है प्लस क्यू और डी पर माइनस क्यू के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को इस तरह से बनाए रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और अगर सेंटर पर यहाँ पर जो है डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर एक चार्ज Q नॉट को ला दिया जाए, है ना, ए चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स। इन चारों चार्जेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा है, और ये चार्ज Q नॉट यहाँ पर अगर लाया जाए तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी के बराबर हो जाएगी। डी है और डी है तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी के बराबर होगी। और इसमें वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द फोर चार्जेस टुगेदर, है ना, चार चार्जेस। जैसे पहले वाले चार्ज को मैंने बताया था इस चीज़ को कि पहले वाले चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूसरे वाले लाने के लिए 1/4πε0 ए इंटू Q1 इंटू Q2/r² आर के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यह और यह अपनी जगह पर आ गया, तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उसके बाद उस पोटेंशियल में इस चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये तीनों अपनी जगह पर आ गए तो फिर इन तीनों कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे और उसमें माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि इसको लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो चारों को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा हमें पता चल जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फोर चार्जेज हम लोगों ने देखा है पहले के वीडियो में कि इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा। और इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस Q²/4πε0 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब Q सेंटर पर जो है, अगर यहाँ पर इस चीज़ को समझने में किसी को दिक्कत आ रही तो पिछले वीडियोस में देख लीजिए जा करके, वहाँ पर जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे आया है,
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस करके टॉपिक है। अब यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट टू द सेंटर ई, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ई ड्यू टू द फोर चार्जेज, है ना। अगर यहाँ पर अगर हमें पता चल जाए कि कितना पोटेंशियल है इन चारों चार्जेस के कारण, ठीक है, तो बस उसमें क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ऑफ द कंसर्न पॉइंट। तो इस चार्ज के कारण जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इस चार्ज के कारण निगेटिव होगा, इस चार्ज के कारण जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पर निगेटिव होगा। क्यों? चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स तो बराबर हैं, कार्नर पर जो चार्जेस उपस्थित हैं उनके मैग्नीट्यूड्स तो बराबर हैं, लेक और डिस्टेंसेज भी बराबर है। भाई ये अगर लेंथ एल के बराबर है तो ये भी लेंथ एल के बराबर है, ये भी लेंथ एल के बराबर है, ये भी लेंथ एल के बराबर है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सभी के कारण न्यूमेरिकली तो बराबर होगा, बस इसके कारण निगेटिव होगा, इसके कारण निगेटिव होगा, इसके कारण पॉजिटिव होगा और इसके कारण पॉजिटिव होगा। तो इन जब टोटल ऐड करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, ये देखिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल रहा है और सब कैंसिल कर गया, कैंसिल करके जीरो हो गया, जीरो इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेज विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, एसिड्स, एल्कलीज etc। ऐसे कोई भी मटेरियल्स जो अपने भीतर से चार्जेस को अबेंडेंस में फ्लो करने की इजाज़त देते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, or insulators, these are the substances which do not allow physical movement of electric charges through them when an external electric field is applied. For example, diamond, glass, wood, mica, wax, distilled water, ebonite wire, ebonite etc। ठीक है, तो इंसुलेटर्स ऐसे पदार्थ हैं जो अपने भीतर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पर चार्जेस को नहीं फ्लो होने देते हैं इन एबेंडेंस। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं फ्लो होने देंगे। ठीक है, अगर इंसुलेटर्स को रब किया जाए तो क्या होता है कि उन पे चार्ज आ जाता है, इसलिए इंसुलेटर्स को क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन मेटल्स को डाइइलेक्ट्रिक्स नहीं बोलते हैं क्योंकि मेटल्स को रगड़ने पर जो है उन पर चार्ज नहीं आता, तो वो नॉन इलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इन इक्विलिब्रियम। वी नो दैट a good electrical conductor such as copper contains charges that are not bound to any atom and are free to move about within the material. When there is no net motion of charge within the conductor is in electrostatic equilibrium. A conductor in electrostatic equilibrium has the following properties। ठीक है, कॉपर या कोई भी मेटल ले लीजिए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबेंडेंस में होते हैं। ठीक है, और वो इधर उधर हियर एंड देयर रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई क्रॉस सेक्शन अगर लिया जाए और उसे जितने राइट साइड में चार्जेस जा रहे हैं उतना ही अगर लेफ्ट साइड में अगर जा रहे हैं तो उस कंडक्टर के थ्रू नेट चार्ज फ्लो ज़ीरो है। अगर किसी कंडक्टर के थ्रू नेट चार्ज फ्लो अगर जीरो के बराबर है तो हम बोलते हैं कि द कंडक्टर इज इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है तो उसमें कुछ खासियतें देखी जाती हैं। आइए इन खासियतों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए
यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और निश्चित रूप से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाएगा। तो अगर इसमें ये कंडक्टर अगर इधर अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो कंडक्टर में असीमित मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, और ये नेगेटिव प्लेट है तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर माइग्रेट कर गए तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेज केवल रह जाएंगे, ठीक है। एक तरह से लैक ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो है इधर जनरेट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट जैसा व्यवहार करेगा और ये निगेटिव प्लेट जैसा व्यवहार करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि देखिए ये एक्सटर्नल फील्ड है और अंदर जो है इंटरनल फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि इसमें अंदर ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट जनरेट हो रही है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटरनल फील्ड इधर की तरफ होने लगेगी, ठीक है। और एक्सटर्नल फील्ड किधर से किधर है, इधर से इधर की तरफ है। तो ये जो कंडक्टर वाला जो जोन है, कंडक्टर के भीतर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित हैं। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है और एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में और इंड्यूस्ड फील्ड जो है राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। और ये दोनों फील्ड जो है, चूंकि चार्जेज असीमित मात्रा में है कंडक्टर में, इसलिए ये ऐसे ढंग से एडजस्ट करेगा कि जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर कोई कंडक्टर अगर आप ले लें, कोई कंडक्टर अगर ले लें, जैसे ये कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर अगर टेंजेंट अगर खींचा जाए तो उसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर टेंजेंट अगर खींचा जाए तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, है ना, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती अगर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं होगा, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर से इधर है ना, इधर से इधर है, ज़बरदस्ती मान लेते हैं। मान लीजिए कि स्पेशली जो है हमने कर्व्ड नहीं लिया है, जनरल शेप नहीं लिया है, बल्कि क्यूबॉइडल शेप ले लिया है, जानबूझ करके लिया है ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। ये एक क्यूबॉइडल चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यहाँ पर जो फील्ड होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। आप समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर मान लीजिए कि अदर देन द नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि अदर देन द नॉर्मल है, ये चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अदर देन द नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े कर सकते हैं। वो एक पोर्शन जो है अलोंग द सरफेस और एक नॉर्मल टू द सरफेस कर सकते हैं। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसको हम ई वाई बोल सकते हैं, ई वाई वेक्टर, एंड दिस वी कैन नेम एज ई एक्स वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा अगर यहाँ पर ये चार्ज है, अगर ये चार्ज है वो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ई वेक्टर, तो ये वाला कंपोनेंट ई एक्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा कि यहाँ पर उपस्थित चार्ज पर क्यू इंटू ई एक्स के बराबर बल लगाने लगेगा, और यह बल क्या करेगा, ये सभी पॉइंट्स पर सभी चार्जेस पर बल लगाने लगेगा और ये इधर की तरफ खींचना चालू कर देगा। यानी चार्जेस का फ्लो इसकी सतह पर होना चालू हो जाएगा, और चार्जेस का फ्लो होना चालू हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी पावर सोर्स मटेरियल लाइक बैटरी और सेल, है ना। तो मुफ्त में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं होकर के अदर देन द नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपको मुफ्त में इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी, चार्जेस फ्लो होते हुए मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है, तो इसका मतलब यह बल क्या है, शून्य है।
तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्यों कह रहा है मैं जीरो नहीं हूं, तो क्या किसको जीरो होना पड़ेगा, ई एक्स इज इक्वल जीरो होना पड़ेगा। और ई एक्स इज इक्वल क्या है, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है नहीं, तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द कंडक्टर। क्योंकि अगर इसके अतिरिक्त अगर कोई चीज मानते हैं तो क्या हो जा रहा है, बड़ी ऐसी चीज हमको मिलने लग रही है कि मुफ्त में ही एनर्जी आपको मिलने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। न तो ऐसा होता है, तो इसलिए यह भी संभव नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मल टू द कंडक्टर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिजाइड्स इन इट्स एट इट्स सरफेस। कोई भी अगर कंडक्टर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर है तो उसके भीतर, बॉडी के भीतर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। और जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो क्या होगा, उसकी सतह पर होगा। ये कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। अब इसकी बॉडी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो इसके पेरीफेरी से जस्ट नीचे एक हमने गॉसियन सरफेस खींचा, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस पर हमने गॉस थ्योरम लगा दिया। फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फाई ई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो ई डॉट डी एस हर पॉइंट पर जीरो होगा, उसका सम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाई ई टर्न्स आउट टू बी जीरो, यानी ये पूरा जीरो। तो जीरो बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का कहना मैं जीरो नहीं, तो क्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। और क्यू क्या माना गया था, इसमें जो गॉसेस थ्योरम में आप यूज करते हैं क्यू की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज कंटेंट विद इन द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस के भीतर नेट चार्ज कितने के बराबर है, शून्य के बराबर है। ठीक है, यानी कोई भी अगर कंडक्टर अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसके बॉडी के भीतर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जो भी चार्ज रहेगा वो उसके ऊपरी सरफेस पर चला आएगा। A potential is constant within and on the surface of a conductor। आप जानते हैं कि कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और ये कंडक्टर के बॉडी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड है शून्य। तो यहाँ पर अगर ई बराबर शून्य रख दिया जाए तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी का चीज़ का डी बाई डी आर शून्य हो गया तो वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस बॉडी के भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग दिमाग में रखें, इसका उपयोग पड़ेगा आने वाले समय में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर निर्भर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है। सिग्मा मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाया, ये सिलेंडर शेप में, और इस पर गॉसेस थ्योरम लगा दिया। तो आप जान रहे हैं कि इस साइड वाले फेस का डायरेक्शन इधर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो साइड फेसेस से और इसके बॉडी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो ये कर्व्ड फेसेस से और अंदर वाले ये फ्लैट फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बाहर वाले से होगा। तो मान लीजिए डेल्टा एस के बराबर है ना, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है। तो इसके भीतर कुल कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के भीतर सिग्मा इंटू डेल्टा एस के बराबर चार्ज है। ठीक है,
क्यों? यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज होता है उसको सिग्मा बोला जाता है, तो डेल्टा एस एरिया पर कितना होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस के बराबर होगा। और यह अगर गासियन सरफेस अगर आपका है तो इसमें गाउस थ्योरम लगाएंगे तो इसके भीतर उपस्थित चार्ज की मात्रा सिग्मा इंटू डेल्टा एस लेना पड़ेगा। तो आइए लगा दिया जाए गाउसियस थ्योरम। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पर इस सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, तो ई डॉट डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ई इंटू डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल गासियन सरफेस, आपको मैंने बताया कि होल गासियन सरफेस में इस कर्व्ड सरफेस से और इस फ्लैट सरफेस से जीरो होगा। क्यों फ्लैट सरफेस से जीरो होगा? किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, तो इतना कर्व्ड वाला पोर्शन और ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन बाहर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होने के कारण इस वाले पोर्शन में एक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये वो टॉप वाले जो है, जो ऊपर वाला ढक्कन है उसी पर होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस हो जाएगा, और गॉसेस थ्योरम से फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई ई की वैल्यू रख दिया तो डेल्टा एस दोनों तरफ से कट गया, तो ई इज इक्वल क्या हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि किसी कंडक्टर की ऊपरी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका प्रकृति में बहुत सी जगहों पर उपयोग किया जाता है। अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए हालो चार्ज्ड कंडक्टर, है ना? अगर कोई हालो चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और भैया ये कैविटी उसके भीतर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे? तो ये मान लीजिए कंडक्टर आपने चार्ज दे दिया तो चार्ज क्या आ जाएगा? बाहरी सतह पर आ जाएगा। हमने क्या किया, इस कैविटी को घेरे हुए मेटालिक बॉडी के भीतर एक गॉसियन सरफेस, जो देखिए डॉटेड बनाया गया है, गॉसियन सरफेस बना दिया। तो यह गॉसियन सरफेस जो है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस मेटल बॉडी के भीतर है। ठीक है। तो इस पर अगर गाउसियस थ्योरम अगर लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर गाउसियस थ्योरम लगाया जाए तो ई डॉट डी एस जीरो होगा हर जगह, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसियस थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। फाई ई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी जीरो हो गया, तो क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो जब कोई सोर्स चार्ज इसके भीतर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई सोर्स, जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आज यहीं रोक दिया जा रहा है। इसको आप लोग रिवीजन करिएगा किताबों से देख करके। थैंक यू।